शुरू करते हैं जी। आई कैप का जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है इसको अब हम एक दफ़ा थॉरली डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है और आपको किस तरह से ये आएगा। आई कैप ने इसको एक्सेस करने का तरीका बताया। जब आप अपना स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो उसमें एजुकेशन स्कीम 2025 के अंदर ये इस वक्त नज़र आ रहा है गाइडेंस ऑन न्यू एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर। जहाँ पे भी नज़र आ रहा है ये 3 फाइल्स हैं बेसिकली जो कि आपने ओपन करनी है। नंबर 1 आपका एक PDF की फ़ाइल है, ये वाली, ये डॉक्यूमेंट है प्रैक्टिस फाइल किस तरह से रन करनी है, और ये PRC का मॉडल पेपर इसका लिंक है, यानी कि आप ऑनलाइन ही ये चीज़ें जो है ना ये देख सकते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ ओपन, तो ये इनका जो है ना ये इन्होंने एक स्लाइड सी बनाई है जिसमें इन्होंने डिफरेंट बताया हुआ है कि लॉगिन स्क्रीन कैसे होगी, इंस्ट्रक्शन पेज क्या है, एग्जामिनेशन की स्क्रीन, और ये हर फंक्शन को इन्होंने एक एक करके जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है। हम पहले सॉफ्टवेयर एग्जाम सॉफ्टवेयर देखते हैं, फिर इसको भी एक दफ़ा थॉरली पढ़ लेना है आपने लाजमी तौर पे। इस डॉक्यूमेंट को शुरू से लेकर एंड तक 10 मिनट लगने आपने पढ़ लेना है। वैसे यही वाली सारी बातें मैं अभी आपको एग्जाम सॉफ्टवेयर में भी बताऊँगा, ठीक है जी। दूसरा इसमें जो PDF की फ़ाइल है हाउ टू रन द प्रैक्टिस फाइल, अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपको मॉडल पेपर किस तरह से रन करना है ये नज़र आ रहा है। लॉगिन ID स्क्रीन क्या होगी और पासवर्ड्स क्या हैं, ये आपके 5 इन्होंने डिफरेंट मॉडल पेपर्स बनाए हुए हैं। एक है जी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का, इसका यूज़र नेम demo_FOA है और पासवर्ड इसका 1 2 3 ABC और उसके बाद डॉलर का साइन है। चारों जो है इन सब के यूज़र नेम्स ये लगे हुए हैं, पासवर्ड्स ये लगे हुए हैं जो आपने लगाने हैं, तो डेमो के तौर पे जो टेस्ट है वो ओपन हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि यूज़र नेम्स हों और पासवर्ड्स हों, ये दोनों केस सेंसिटिव हैं। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, इसमें अगर छोटी ABC लिखी हुई है और आपने बड़ी लिख दी है तो वो नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर बड़ी ABC लिखी हुई है, बड़ा कैरेक्टर लिखा हुआ है, A कैपिटल लेटर लिखा हुआ है और आप स्मॉल लेटर लिख देते हैं तो वो भी नहीं चलेगा। तो केस सेंसिटिव है यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। ये यूज़र नेम और पासवर्ड दिए हुए हैं। तो हम इस तीसरे लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक ऑफ PRC मॉडल पेपर, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका पासवर्ड वो जो वहाँ पे लिखा हुआ था ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। तो ये आपका जो है ना ये PRC का जो है एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो इससे पहले जो स्क्रीन नज़र आ रही थी ना वो आपको आपकी स्क्रीन पे ओपन नज़र आएगी। वहाँ पे आपने अपना CRN जो भी आपका पासवर्ड है और जो भी उसका जो यूज़र ID है वो आपने एंटर करना है। ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखी होंगी, ठीक है। रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा कि जब आपने पेपर शुरू करना है तो ये पासवर्ड लगाना है, ये आपने यूज़र ID लगाना है, तो वो लगाएंगे तो इस तरह से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे देखनी है ये है आपका इंस्ट्रक्शंस का पेज। इस इंस्ट्रक्शंस के पेज के ऊपर टाइमर लगा हुआ है और ये टाइमर इस वक्त चल रहा है। तो याद रखिएगा कि पेपर के अंदर अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने बैठेंगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा। आज ही ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है आपने। जब भी कभी आप खुद इसको चेक कर रहे हो एग्जाम सॉफ्टवेयर को, तो आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के फिर एग्जाम हॉल में जाना है, वरना एग्जाम हॉल में बैठ के इनको पढ़ेंगे तो आपका वक्त ज़ाया होगा, और अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो कोई गलती कर दी तो नंबर्स ज़ाया होंगे। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ लेनी है। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है जी, टोटल पेपर जो है वो 2 घंटे का है, लेकिन किसी एक टाइम क्वेश्चन के ऊपर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आप एक सवाल के ऊपर जितना मर्जी टाइम लगा सकते हैं, जिस मर्जी तरतीब से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद उसने कहा जी सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। हर सवाल 2 नंबर का होगा। अच्छा जी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ईच क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट केयरफुली पढ़ें बिफोर सेलेक्टिंग द आंसर। ये पॉइंट 4 उसने इसलिए कहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। वो कहते हैं नहीं सेलेक्ट एनी टू फ्रॉम द अबव, और ये इस तरह के सवालों में अगर आप एक सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका नंबर ज़ाया होगा। आगे चलते हैं। उसने कहा जी योर आंसर्स आर सेव्ड ऑटोमेटिकली। जब आप क्लिक करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। व्हेन यू नेविगेट बिटवीन द क्वेश्चंस यू मे आल्सो क्लिक सेव नेक्स्ट और बैक टू इंश्योर योर आंसर इज सेव्ड। अच्छा जी, यू आर नॉट अलाउड टू ओपन और यूज एनी अदर एप्लीकेशन ऑन वेबसाइट ड्यूरिंग द एग्जाम। बहुत सारे बच्चों को आई कैप डिसक्वालीफाई कर देता है, वो गलती से साथ कोई और विंडो ओपन कर लेते हैं। चाहे यूट्यूब खोल के गाने ही सुनना शुरू कर दें, फेसबुक खोल के फेसबुक ओपन करने की कोशिश करें, फिर याद आए ओहो फेसबुक ये तो मेरा कंप्यूटर ही नहीं है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके साथ जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप क्या करें, तो मैं कहता हूँ यार अब आपको दोबारा ही पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि आई कैप जब डिसक्वालीफाई कर देता है तो
वो डिस्क्वालीफाई कर देता है, वो ये फिर नहीं बात नहीं मानता। और जब आप ये कंप्यूटर, जब ये एप्लीकेशन चला रहे होंगे रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में, तो आपकी हर चीज़ जो है वो चेक हो रही होगी। आपने कोई और सॉफ्टवेयर तो नहीं साथ में ओपन किया हुआ, आपने एक्सेल वगैरह तो नहीं ओपन किया हुआ। एक्सेल भी बच्चे गलती से ओपन कर लेते हैं। नीचे अक्सर को आप जो है ना, ये आपकी जो टास्क बार होती है ना, इसमें छोटे छोटे एक्सेल के बटन आ रहे होते हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, गलती से बच्चा उस पर क्लिक कर देता है। तो जब वो टास्क बार के ऊपर क्लिक कर दिया आपने, ये टास्क बार है जो नीचे नजर आ रही होती है ना, इसके ऊपर भी किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना। एग्जाम सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखना है, बस उसी पे काम करना है। कैलकुलेटर अवेलेबल है एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर भी, एक छोटा सा कैलकुलेटर है, वो भी हम देखते हैं किधर है। और उसके अलावा आप एडिशनल कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि परमिजिबल कैलकुलेटर की लिस्ट में हैं। परमिजिबल कैलकुलेटर की लिस्ट आपको मैंने बताई है, जो है वो उसके अंदर से एक कैलकुलेटर हमने सेलेक्ट किया था FX 991 ES प्लस। FX 991 ES प्लस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एनी वर्किंग मेड ऑन द, अच्छा एक तो ये है कि कैलकुलेटर अवेलेबल है और आप एक्सटर्नल कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, शीट प्रोवाइड की जाएगी एक रफ वर्क के लिए, ये आपने वापस करनी है, ठीक है जी, इन्विजिलेटर को आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जाम। कोई एडिशनल शीट जो है वो नहीं मिलेगी। नोट पैड आल्सो अवेलेबल, यानी कि एक नोट पैड भी है सॉफ्ट कॉपी जिसके ऊपर आप कुछ टाइप कर सकते हैं। कोई भी वर्किंग जो आपने किया रफ शीट के ऊपर या नोट पैड के ऊपर, ये चेक नहीं की जाएगी मार्किंग के लिए, ये बात भी मैंने आपको पहले से बताई हुई है। डिस्कशन विद एनी अदर स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, किसी और बच्चे से बात करना बना है और उसका फायदा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है उसका कोई और पेपर हो। इवन ये भी हो सकता है कि आप अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हैं तो वो शायद QAB का पेपर दे रहा होगा। हर बच्चे का जैसे ही लॉगिन आईडी क्लिक होगा तो उस वक्त वो बैकएंड से कंप्यूटर चेक करेगा कि भाई इस बच्चे ने इस डेट पे, इस टाइम पे कौन सा जो प्रोग्राम है वो उसने अप्लाई किया हुआ था, कौन सा पेपर अप्लाई किया हुआ था, तो उसकी बेसिस के ऊपर उसको पेपर मिलेंगे। अब ये आपने 8-10 इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली, इसको एक और दफ़ा आपने पढ़ना है और एग्जाम में बैठ के इसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना। एग्जाम में इसको फटाफट क्लिक करना है। अच्छा 2 आवर्स 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेव नेक्स्ट, इस तरह से कैलकुलेटर मिलेगा, ठीक है, रफ वर्किंग है, ठीक है, नोट पैड है, बच्चों से बात नहीं करनी, बस ओके नेक्स्ट। इसके ऊपर 10 सेकंड से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए एग्जाम हॉल में। ये ऊपर भी कंटिन्यू का बटन लगा हुआ है वो, और ये इधर नीचे भी कंटिन्यू का बटन लगा हुआ है, किसी एक पे क्लिक करते हैं तो एग्जाम प्रोग्राम ओपन होगा। देखिए आज मेरे अभी इसको डिस्कस करने में 5 मिनट ज़ाया हुए हैं, तो आगे से ज़ाया नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, ऊपर है जी क्वेश्चन 1/40, इसका मतलब है कि 40 क्वेश्चन हैं। तो नोट कर लीजिए कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो पेपर है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। टाइम इधर देखें चल रहा है, 1 घंटा 54 मिनट रह गए हैं टाइम के अंदर, ठीक है जी। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग इधर भी है, इधर आपका CRL लिखा हुआ आ रहा होगा, ये ओवरव्यू की टैब है, और ये आपका नीचे सारा क्वेश्चन का एरिया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, जो भी है आप इसको क्लिक करते हैं। रिकॉर्डेड रिकवरेबल डेट विदाउट टेकिंग देम आउट ऑफ द बुक ऑफ इन्वेंट्री, बुक ऑफ एंटिटी, एस्टिमेट फ्यूचर, वट एवर, आप किसी एक को टिक करते हैं। जब आप किसी एक को टिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये ऊपर वो नेक्स्ट का बटन है, आप उसको टच करेंगे, आप माउस से जाके उधर जो है ना वो आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, और जब नया क्वेश्चन आएगा तो आप ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने जो सॉल्व किया था उसके ऊपर ये देखें ये टिक आ रहा है। ये जो येलो जो है वो इसके इर्द गिर्द कलर है, इसका मतलब है कि इस वक्त आप क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं। अगर मैं क्वेश्चन 6 पे क्लिक करूंगा तो आई विल फॉल टू द क्वेश्चन नंबर 6, और देखें ये क्योंकि ये येलो कलर का इसके इर्द गिर्द ऑरेंज कलर की बार लगी है, इसका मतलब ये है कि ये सेल, ये क्वेश्चन है जो भी मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन पीछे देखें ये टिक होना शुरू हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने टिक कर दिया, ठीक है जी। क्वेश्चन 2 खाली है, 3 खाली है, 4 खाली है, और इस तरह से आप आगे चलते जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्वेश्चन ओवरव्यू आगे इस तरफ, अभी हमारे पास ये यहाँ पे ये वाला आ गया जी, ये नोट पैड है। आप यहाँ पे नोट पैड पे कुछ भी टाइप करके कोई भी वर्किंग शर्किंग अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये वाला बटन जो है ये आपका कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेटर जो है वो करेंगे। कैलकुलेटर के अंदर जो है वो बटन्स नहीं चल रहे जो मेरे जो है वो टाइपिंग वाले हैं, मुझे यहाँ पे ये क्लिक करके ही जो है ना वो करना पड़ेगा। 59 मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी इक्वल टू 531, ठीक है जी। इसमें लॉग, नेचुरल लॉग, साइन, कॉस, टैन, पावर और स्क्वायर रूट की ऑप्शंस हैं, और इसमें कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है। तो ये छोटा सा कैलकुलेटर ये भी है, अगर आप भूल जाए अपना कैलकुलेटर लेके जाना तो आप ये कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये 3 डॉट्स जो नज़र आ रही हैं इसको डिस्कस करते हैं। इन 3 डॉट्स के ऊपर है जी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा इंस्ट्रक्शंस पे चले जाएंगे। क्वेश्चन का सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चंस की आपको जो है ना वो लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें देखिए 3 सेक्शंस है। आंसर्ड क्वेश्चन, मैंने अभी तक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आंसर किया है तो वो लिखा हुआ है और उसका नेविगेशन बटन है। अनआंसर्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं,
आपने ये भी देख लिए हैं। और एक फ्लैग्ड क्वेश्चंस होते हैं कि क्वेश्चन को फ्लैग कर लिया जाए ताकि उसके अंदर जो है वो अगर कोई आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसको फ्लैग कर लिया कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं बाद में करूँगा, तो उसको हम फ्लैग कर सकते हैं। फ्लैग एक निशानी होती है जो कि सिर्फ इसलिए आप लगाते हैं कि क्वेश्चन जो है ना वो आपका बाद में ढूंढना आसान हो। सही है। अच्छा, अनआंसर्ड क्वेश्चन, अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड है तो मैं किसी एक पे क्लिक करके अनआंसर्ड क्वेश्चन पे जा सकता हूँ। यहाँ पे सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन नजर आएंगे, इनमें से किसी भी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन पे मैं क्लिक करना चाहूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 10 पे चला जाऊँगा जो कि ये है आपके साथ। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन जो है ना, अब ये शफल होके आते हैं। ठीक है, जो इनका मॉडल पेपर देखा है ये शफल होके आते हैं। मैंने पहले आज सुबह जब चेक किया था तो उस वक्त क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, लेकिन अब जब मैंने आपके सामने ओपन किया क्वेश्चन 2 में फाइनल अकाउंट का सवाल मौजूद नहीं है। ठीक है जी। तो हमें क्वेश्चन चलते चलते जो है वो कोई भी किसी भी तरह का सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमारा छोटा सवाल है, 3 ये भी हमारा छोटा सवाल है, 4 तो अभी इसको ढूंढना पड़ेगा कि वो हमारा बड़ा वाला सवाल किधर है ताकि हम उधर जाके देख सकें। आगे चलते हैं जी। एक तो ये हो गया जी, जब आपके पास क्वेश्चन आता है उसके नीचे जो ऑप्शंस होती हैं उसके साथ सर्कल बना हुआ है, इसको रेडियो बटन कहते हैं हमारे जो कोडर्स हैं उनकी ज़ुबान में। रेडियो बटन से मुराद है जब एक सर्कल लगा होगा ना तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप दूसरी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक सेलेक्ट कर लिया, आप दूसरी पे क्लिक करेंगे तो पहले वाली का आंसर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा और दूसरी वाली का सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेव करेंगे आप तो आपका आंसर सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करना ज़रूरी नहीं है, जैसे ही आप किसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और उसका आंसर टिक करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे जब आप, तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा। ठीक है जी, आपको खुद से सेव करने की ज़रूरत नहीं है। देखें क्वेश्चन 6 को हमने जब सॉल्व किया उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया तो सेव हो गया जी। इसी तरह से हम चलते जाते हैं। अब हमने असल में फाइनल अकाउंट का सवाल ढूंढना है और एक हमारे पास बड़ा सवाल आएगा 4 नंबर का। ठीक है जी। तो अभी आई कैप ने मॉडल पेपर के अंदर ये किया है कि 40 क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें से 38 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे 2 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर का है और एक 20 नंबर का है। ठीक है जी, जो मॉडल पेपर से नजर आ रहा है, तभी आपके 40 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स पूरे होंगे। ठीक है जी। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, ये है जी 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसमें बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है। 4 नंबर का एक सवाल जो है वो इसमें आएगा। अब ये तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स है। अब ये पता चलेगा जब बहुत सारे बच्चे पेपर देंगे क्या उनको सिर्फ पार्टनरशिप के एरिया में से सवाल आता है या उनको जो बड़ा सवाल है वो किसी और एरिया से भी आता है। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, लॉन्ग क्वेश्चन अल्फा ट्रेडर्स का फाइनल अकाउंट्स का सवाल है जी। ठीक है जी। आप देखें पहले ये लेफ्ट साइड पे आपका जो है वो एक पेज है, इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कर दिया आपने, माइनस कर दें आप। ठीक है जी, एक पेज का ये है ये सवाल है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने देखनी है कि इस तरफ आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। आप देखें फॉर्मेट बना हुआ है अल्फा ट्रेडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑल अमाउंट इन थाउजेंड्स। ये बड़ा ज़रूरी है जी, आपने ये इस चीज़ को नोट रखना है कि ऑल अमाउंट्स थाउजेंड्स में है। और रेवेन्यू के अंदर आप इस पर क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन बनता है कि रेवेन्यू इसमें से कौन सा है, ये वाला कि ये वाला। तो आपको एंटर कुछ नहीं करना, आपको बस ड्रॉप डाउन में से ही सिलेक्ट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर जो है ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब जब हम बहुत सारी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उनकी एंट्रीज डालेंगे, फिर उसके बाद वो हम लोग इन लाइन वर्किंग जो करते हैं वो हम करेंगे, तो वो इनमें से जिसके साथ मैच कर रही होगी हम वो टिक कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के नंबर होंगे, रेवेन्यू के भी मार्क्स होंगे। लेकिन देखें ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आपने एंटर करनी है फिगर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करके, यहाँ पे अमाउंट आपने अपने हाथ से लिखनी है। तो जो टोटल्स और सब टोटल्स होते हैं इसके कोई मार्क्स नहीं होते, ये आपने सिर्फ इसलिए लिखनी है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी बन जाएं। आपको रेवेन्यू के नंबर मिलेंगे, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नंबर मिलेंगे, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। सेलिंग एक्सपेंस फिर इसी तरह से आप सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आएगा, अदर इनकम्स, फाइनेंशियल चार्जेस, नेट प्रॉफिट, ये सारा इसी तरीके से आपने लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगी जनाब। नॉन करंट एसेट से शुरू होगी ये, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, करंट एसेट्स लिखेंगे, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांसेस, प्री पेमेंट्स, कैश एंड बैंक, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स। ठीक है जी। इसके बाद आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज और फिर करंट लाइबिलिटीज, ये सारी करने के बाद आपका
यहाँ पे देखो बैंक ओवरड्राफ्ट उसने आपकी उसमें लाइबिलिटी में लिखा हुआ है। अच्छा टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी का टोटल उसने करने के लिए कहा ही नहीं। चलो ये नीचे आ गया टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज का टोटल भी ये भी आप खुद से लिखेंगे। देखें जिस पे ऊपर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन खुल जाए उसमें आपने सेलेक्ट करना है, जिसके ऊपर आप क्लिक करें और सिर्फ ये हो गया वो कहे कि यहाँ पे अमाउंट एंटर करें तो आपने अमाउंट एंटर करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर राउंडेड ऑफ नंबर विदाउट कोमा। ना कोमा लिखने हैं बीच में, ना फुल स्टॉप के बाद डॉट के बाद कुछ भी नहीं लिखना, यानी कि डेसिमल्स में भी कुछ नहीं लिखना। और ये अमाउंट्स हैं सारी की सारी हमारी राउंडेड टू द 1000 है। ऑल अमाउंट्स इन रुपीज इन थाउजेंड्स है, ठीक है जी। अच्छा इसमें एक एक्सेल पहले होता था, नीचे एक्सेल की शीट होती थी, अब वो नहीं है। तो ये मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, अब उन्होंने वैसे ही निकाल दिए, तो ये भी अच्छा काम हो गया। तो जनाब इस तरह से हमारे पास जो है ये MCQs आया करेंगे जिसको आपने सॉल्व करना होगा। ये अब आ गया हमारे पास एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जिसमें कहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अपेयरिंग इन एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस बाय नेचर। ठीक है, अब देखें ये बॉक्स बना हुआ है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे टिक लग जाएगा, उसमें क्या होता था वो फिल हो जाती थी सिर्फ। दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 2 टिक लग जाएंगे। जब आप तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट करने लगेंगे वो कहेगा भाई हौसला, मैक्सिमम चॉइसेस अलाउड आर ओनली 2, आपने 2 सेलेक्ट कर ली। अब आपने किसी और को सिलेक्ट करना है, आपको लगता है कि यार ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये तो गलत है, तो आप किसी एक को अनटिक करें और फिर दूसरे को टिक करें। ठीक है जी, तो जहां पे 2 सेलेक्ट करनी है वहां पे कोई एक ठीक और एक गलत सेलेक्ट कर लें तो आई कैप उसका 1 नंबर देता है। ये हमने स्पेसिफिकली आई कैप से पूछा था, उन्होंने बताया कि अगर 2 चीजें सेलेक्ट करनी है, 2 नंबर का सवाल है, एक ऑप्शन ठीक हो जाए दूसरी गलत हो जाए तो फिर उसके मार्क्स 1 मिलेगा उसका। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जो कि जिसमें दोनों ऑप्शन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट कर रही हैं तो फिर वो 2 ऑप्शन जब तक ठीक सेलेक्ट नहीं होंगी उस वक्त तक आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मेरा अपनी असेसमेंट ये है कि ऐसे बहुत थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ना होने के बराबर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दोनों ऑप्शंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही होती है। इसमें 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसमें से अगर एक ठीक और एक गलत करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। सही है जी। यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ डिस्कस करने वाली रह जाती है कि जब आप आखिरी सवाल पे पहुँच जाते हैं, अभी आप देखें अगर तो किसी और सवाल में हो तो बैक, नेक्स्ट, सेव और एंड की 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। बैक, नेक्स्ट, सेव और एंड। जब आप आखिरी सवाल पे पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन नज़र नहीं आएगा, या नेक्स्ट का बटन नज़र आ रहा है, आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि ये अब नेक्स्ट जो है इसके आगे तो फिर अब टेस्ट ख़त्म ही है। ठीक है, नेक्स्ट का बटन नज़र आ रहा है लेकिन इसके आगे वो कह रहा है कि जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो कहेगा कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, प्रेस एंड टू फिनिश योर टेस्ट और कैंसिल टू रिव्यू योर आंसर। अब ये 2 ऑप्शन होगी। अब आपने यहाँ पे एंड पे क्लिक नहीं कर देना गलती से। एंड पे क्लिक करने का मतलब होगा कि आपका टेस्ट एंड हो गया है। कैंसिल पे क्लिक करें ताकि आप दोबारा वापस अपने टेस्टों पे आ जाए। कोई गलती से ऐसे होता है बच्चा आखिरी सवाल के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता है तो ये ऑप्शन आती है, उसको एंड वाली जो ऑप्शन है जो जिसको पर एंड लिखा हुआ है वो हाईलाइटेड नजर आती है, वो कहता है एंड ही क्लिक करना है, वो उसको क्लिक करता है उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये जरा ध्यान रखना है, कोई किसी भी चीज को किसी भी मैसेज को बगैर पढ़े आपने टिक नहीं करना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश हमें आती है, कम से कम इसको समझ लेना है कि ये क्या कहता है। ठीक है, मैं क्योंकि MS ऑफिस का कोर्स पढ़ाता हूँ, बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर ये एरर आ रहा है, ये इसका क्या करना है बताएं। तो मैं से कहता हूँ अल्लाह के बंदो इसमें पढ़ो तो सही वो क्या कह रहा है। वो कभी कभार ऐसी बात कर रहा होता है, जब वही मैं बात उसको उर्दू में बताता हूँ, मैं उसको पढ़ लेता हूँ कि इंग्लिश में क्या लिखा, मैं से कहता हूँ यार ये मसला हो रहा है। कहता हाँ सर बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया, मेरा आपने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया। तो वो बेचारा खुद चीख चीख के कह रहा होता है। यार इसको आपने कैंसिल ही करना है और कैंसिल करके दोबारा जो है वो जब आप सारे क्वेश्चंस को समझ लें कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया है, सारे सवाल सॉल्व हो गए हैं, फिर उसके बाद आपने जाना है ये 3 डॉट्स के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्वेश्चन स्टेटस पे जाना है और अनआंसर्ड क्वेश्चन पे क्लिक करना है। कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो अनआंसर्ड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सवाल नहीं भी समझ आ रहा उसका भी कुछ ना कुछ गौर से उसको देख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अकड़ बकड़ बम्बे बो करके नहीं करना। ठीक है, इस 4 में से कौन सी ऑप्शन है, कलमा पढ़ना शुरू कर दें, कहाँ पे पहुंचे 4 वो उसको टिक कर दिए, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने उसको गौर से देखना है, क्योंकि अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता तो कम से कम रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें। 4 में से 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देना कि यार ये तो नहीं हो सकती, तो आपके उस क्वेश्चन को तुक्के से ठीक करने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि कोई 2 सवाल आप इस तरह के तुक्के से करेंगे तो एक सवाल आपका फिर भी ठीक हो ही जाएगा।
ये बाकी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट तो प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को आते ही होंगे। तो सवाल ये, अच्छा ये नीचे आना शुरू हो गया, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं, लेकिन आपने अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ के कोई नहीं आना। आखिरी चीज़ जो इसमें है वो है फ्लैग्ड क्वेश्चंस। ये क्लोज का बटन यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, आप इस क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। फ्लैग्ड क्या होता है? किसी भी एक क्वेश्चन को आपने पढ़ा और आपको लगा कि यार इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ना शुरू किया है और वो क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आपको टाइम लग रहा है, आपने उसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना शुरू किया है, जैसे 4 नंबर का सवाल होता है, आपने सॉल्व करना शुरू किया और वो अब आपको लगा कि यार इस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप उसको पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा सॉल्व करना शुरू किया है। फर्ज करें कि आप उसको कहते हैं यार इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, बाकी सवाल करके मैं आता हूँ, लेकिन जब आप आगे गए तो आपको भूल गया कि वो क्वेश्चन नंबर क्या था। अब आप हर क्वेश्चन पे क्लिक कर करके देख रहे हैं कि यार वो सवाल कौन सा था। तो यू कैन फ्लैग दैट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जब आप हैं और आप यहाँ पे ये फ्लैग का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तो वो क्वेश्चन फ्लैग हो जाता है, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन के साथ ये देखें, ये छोटा सा लाल डॉट लग गया है, इसका मतलब ये है कि दिस क्वेश्चन इज फ्लैग्ड। अब आप आगे किसी भी सवाल में हैं और अब आपने फ्लैग्ड क्वेश्चंस पे जाना है तो आप पीछे आए, यहाँ पे ये देखें फ्लैग का क्वेश्चन नंबर 36 आपको नजर आ रहा है, ये वो क्वेश्चन है। जैसे फाइनल अकाउंट का सवाल आपको कहीं पे चलते चलते नजर आए, आप उसे फ्लैग कर लें, क्योंकि वो मिक्स होके आ रहा है ना, किसी भी जगह पे आ जाएगा वो। अभी जो हम डिस्कस कर लें क्वेश्चन नंबर 26 में नजर आ रहा था, उससे पहले जो है वो जब मैंने आज सुबह चेक किया है तो क्वेश्चन नंबर 2 था वो फाइनल अकाउंट का सवाल। 4 नंबर का सवाल अगर आप फौरन से नहीं करना चाहते, आप उसको फ्लैग कर दें, आप आगे चले जाएं कि यार ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, मैं वापस आगे करूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डेप्रिसिएशन के लंबे लंबे सवाल, आप सोचते हैं कि यार ये अभी नहीं करना, ये वापस आगे करूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है ना वो प्रोग्राम, तो एग्जाम प्रोग्राम को ठीक से यूज करना अगर आपको आता होगा तो एग्जाम के अंदर आपके बड़ा कीमती टाइम बचेगा, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है, ये सबसे जरूरी बात है कि यार हमें एग्जाम प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को ठीक से यूज करना सीख लें। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी तक हमने फ्लैग किया हुआ है, फर्ज करें हम इस क्वेश्चन का आंसर ठीक लगा देते हैं और हम इसको अनफ्लैग नहीं कर पाते, भूल जाते हैं अनफ्लैग करना, इससे आपकी चेकिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल अगर आपने सॉल्व किया हुआ है, उसका आंसर लगाया हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ऑप्शन जो है ये वाले 2 ऑप्शन टिक कर देता हूँ, तो मैंने आंसर ठीक लगाए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं, उसको फ्लैग लगा रह जाए तो उससे परेशानी नहीं है। फ्लैग आपने अपनी मर्जी से लगाया है, उसका आई कैप माइंड नहीं करता, ठीक है। हाँ, अगर उसका आंसर नहीं दिया होगा आपने तो फिर उसके मार्क्स कटेंगे, ठीक है जी। तो हम लोगों ने फ्लैग इसका रिमूव नहीं किया और आंसर सबमिट कर दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ्लैग रिमूव करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैंने 4 क्वेश्चंस को फ्लैग लगाया था, अब मैं एक क्वेश्चन जो है उसको मैंने सॉल्व कर दिया, उसको मैं अनफ्लैग करना चाहता हूं, तो यहाँ पे उसी फ्लैग के बटन को आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फ्लैग आपका गायब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से वो फ्लैग गायब हो गया। जिस क्वेश्चन को फ्लैग किया होगा, लेट्स सपोज 39 को फ्लैग करते हैं, को फ्लैग कर लिया, वो हमारे फ्लैग क्वेश्चंस की लिस्ट में आएगा। अनआंसर्ड की लिस्ट जो है ना ये खाली होनी चाहिए जब आप पेपर सॉल्व करें। लेट्स सपोज कि आपने सारा कुछ कर लिया है, आप इसको कैंसिल क्लोज करते हैं, एंड पे क्लिक करते हैं, तो आपका पेपर जो है वो कहेगा कि जी सबमिट कर दूं, मैं कहूँगा यस, तो यस से जो है वो उसको सबमिट हो जाएगा और आपको ये मैसेज आ जाएगा कि योर टेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है जी। अब आप उठ के घर आ जाएंगे और घर आके पास होने की दुआएं करेंगे। नहीं बेटा, अगले पेपर की तैयारी किसने करनी है, उस फिर सो जाए, फिर तो वाकई सो जाए। अच्छा यार वो तो क्लोज हो गया, चलो दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ। अब बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनके अंदर भी इतनी डिटेल से तो बात नहीं होगी, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें उसमें दिखा देता हूँ क्योंकि वो अब बिल्कुल सेम ही है, सारी बातें इसी के अंदर ही हमने डिस्कस कर दी हैं। पीआरसी का मॉडल पेपर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग की जगह इको पे भी आएंगे। क्यूएबी की बात करते हैं पहले। क्यूएबी का लॉगिन करेंगे, सारी जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम है। 2 घंटे का पेपर, 2 मार्क्स का सवाल, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद क्या है जी, सेव नेक्स्ट और बैक पे क्लिक करना है, कोई और एप्लीकेशन ओपन नहीं करनी और वेबसाइट भी ओपन नहीं करनी। कैलकुलेटर आपको जो मिले हुए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम का प्रोग्राम का कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथमेटिकल टेबल्स, ये नई बात आई है, मैथमेटिकल टेबल्स होते हैं, ठीक है, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू का टेबल,
कम्युलेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू का टेबल, इस तरह से जो है ना वो आपके छोटे मोटे और इस तरह के टेबल्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। वो अगर आपने वो पढ़ लिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी एक टेबल होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ का, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा। वो टेबल्स आपको इसमें मिलेंगे। ये अकाउंटिंग में नहीं था, अकाउंटिंग में टेबल्स नहीं थे। अच्छा, शीट प्रोवाइड की जाएगी रेफ वर्क के लिए जो आपने वापस करनी है, उसके कोई एडिशनल शीट नहीं मिलेगी। नोटपैड भी है एग्जाम सॉफ्टवेयर में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी काम जो आप रफ वर्क पे करते हैं, नोटपैड पे करते हैं, वो स्टैक नहीं किया जाएगा। किसी बच्चे से बात करने से जो है ना वो गुरेज करें, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नियरेस्ट इन्विजिलेटर से या सेंटर सुपरवाइजर से रब्ता करें। सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखें QM का पेपर 1/50 50 MCQs है, 2 नंबर का एक सवाल है। नेक्स्ट, सेव, एंड, ये 3 बटन है। बैक का बटन इसमें नज़र नहीं आ रहा, चलें कोई बात नहीं। उसी तरह से फ्लैग की ऑप्शंस है, इसी तरह से ये आपके पास नोटपैड की ऑप्शन है, कैलकुलेटर की ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ नजर आएगी विच इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल टेबल्स। मैथमेटिकल टेबल्स ये एक PDF की फाइल होती है जिसमें कि वो तमाम नेट प्रेजेंट वैल्यू के टेबल्स और इस तरह के टेबल्स नजर आते हैं जो आपने पढ़े। ये है जी इसका टेबल, लॉगरिथम, एंटीलॉग, प्रेजेंट वैल्यू, कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे। इसके बाद ये आखिरी जो 3 है 10, 11 और 12, ये अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खैर, इसमें लॉग वगैरह के टेबल्स भी हैं, लॉग भी अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। लॉग भी हम इतने इस्तेमाल नहीं करते, और अगर इस्तेमाल करना हो तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी होता है हमारे लिए। ठीक है जी, तो ये अब आपके पास इसी तरह से क्वेश्चंस आ गए हैं। इसको क्लोज कैसे करना है, ये नीचे क्लोज का बटन बना हुआ है, इसको क्लोज कर देंगे। आपके पास इसी तरह से ये टाइम है, टाइम नहीं रुकेगा। आपको लोडिंग में अगर टाइम लग रहा है, गलती से इसको क्लोज नहीं करना, ये वाला क्लोज नहीं करना, ये वाला, ये जो ऊपर क्लोज होता है ना, इसको क्लिक करके क्लोज नहीं करना। ठीक है, आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा, आपका पेपर भी फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पेपर यानी कि आपका फेल हो जाएगा। सबमिट कंफर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस। जब आप इसे सबमिट करेंगे आपको मैसेज आएगा कि आपका पेपर जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो QM के अंदर, QA जो है इसके अंदर हमने देखा है 50 MCQs आएंगे। वो MCQs भी हो सकते हैं और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट का जो पेपर होगा जो आप लोग देंगे। इसी तरह से हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट का जो उसने ID और पासवर्ड बताया हुआ है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट का demo_BEI, demo_BEI के अंदर जाएंगे हम। ये इसमें था जी demo_BEI, लॉगिन। रिक्वायरमेंट्स के अंदर देखना कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। 2 घंटे का पेपर है, 2 नंबर का सवाल होगा। अच्छा, इसमें उसने नहीं लिखा कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, इसके आगे 2 मार्क्स के आगे नॉर्मली बाकी दोनों पेपर्स में उसने लिखा था, QM के अंदर भी और अकाउंटिंग के अंदर भी उसने लिखा था कि भाई अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, यानी कि इसमें बड़े नंबर का सवाल, बड़े मार्क्स का सवाल उसमें हो सकता था, इसमें नहीं है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट में 2 नंबर से बड़ा सवाल नहीं है। द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच क्वेश्चन शुड बी रेड केयरफुली बिफोर सेलेक्टिंग। सेव, नेक्स्ट और बैक के बटन होंगे। आपको कोई और एप्लीकेशन ओपन करने की इजाजत नहीं है। कैलकुलेटर एग्जाम सॉफ्टवेयर, यू मे यूज एन एक्सटर्नल कैलकुलेटर इफ इट इज इन द परमिसिबल लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर्स। तो यहाँ पे ये बात देख लें कि आपको कैलकुलेटर यूज करने की इजाजत है। नोटपैड भी है। वर्किंग मेड इन नोटपैड विल नॉट बी कंसिडर फॉर मेकिंग डिस्कशन विद एनी स्टूडेंट। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो जो एक्स्ट्रा शीट आपको मिलती होती है ना QM के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर, वो अब आपको नहीं मिलेगी। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट के अंदर आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। सही है जी, डिस्कशन किसी बच्चे से की तो मार पड़ेगी। आगे चलते हैं। 1/50 50 सवाल है, 2 नंबर का एक सवाल है, बाकी हर चीज़ बिल्कुल सेम है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको देखें अगर तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्वेश्चन का स्टेटस ही सिर्फ नज़र आ रहा है, आपको मैथमेटिकल टेबल्स नज़र नहीं आ रहे। कैलकुलेटर आप लेकर भी जा सकते हैं और कैलकुलेटर आपको एग्जाम सॉफ्टवेयर वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है जी, इसको भी करते हैं क्लोज। एंड करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेपर जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। ICAP का इतना बड़ा लोगो सामने आ जाएगा। अगले पेपर की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पुरानी स्कीम के अंदर एक पार्ट बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट का पास हो गया है, दूसरा अभी पास नहीं है। एक पास है, दूसरा पास नहीं है। लिंक ऑफ PRC मॉडल पेपर पे हम दोबारा से क्लिक करेंगे और इस दफा जो इन्होंने इस तरह का जिस बच्चे ने एक पेपर देना ना, वो उसको भी यहाँ पे काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है। हाफ पेपर यानी कि जिस बच्चे ने देना है उसको काफ़ी गाइडेंस मिलती है। वो कहता है कि जिसने बिजनेस इनसाइट का सिर्फ पेपर देना है, यानी कि उस बच्चे का पुरानी स्कीम में इकोनॉमिक्स पास था, वो सिर्फ बिजनेस का पार्ट का पेपर देगा। वो भी एग्जाम हॉल में जाएगा, उसको उसी तरह से रोल नंबर स्लिप मिलेगी
उसने जो है ना वो अपना यूज़र नेम और आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह एंटर करना है जो उसके रिजल्ट के ऊपर लिखा हुआ है, रिजल्ट कार्ड के ऊपर जो उसके क्या कहते हैं उसे स्लिप, रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है, वो आपने एंटर करना है। तो BEI बिजनेस, BUI बिजनेस इनसाइट। अगर किसी ने बिजनेस का पेपर देना है तो ये देख ले, बिजनेस इनसाइट के अंदर जो है 1 घंटे का पेपर होगा आपका, 2 नंबर का पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 नंबर का एक सवाल है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट बैक सेव पे क्लिक करना है आपने, कोई और एप्लीकेशन ओपन नहीं करनी। डिस्कशन विद एनी अदर स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो बिजनेस इनसाइट का पेपर जिन बच्चों ने देना है सिर्फ उनको कैलकुलेटर की यहाँ पे चीज़ नहीं लिखी हुई कि कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर आपने शायद बिजनेस, जिन्होंने सिर्फ बिजनेस का पार्ट देना है, इकोनॉमिक्स उनका पास था पुरानी स्कीम में, जिन्होंने सिर्फ बिजनेस का पार्ट देना है वो कैलकुलेटर लेकर नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा, नंबर टाइम आपका सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होगा आपका, 25 MCQs हैं, 1/25 ये पहला MCQ आपको नजर आ रहा है और ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शन सेलेक्ट करनी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन स्टेटस ही सिर्फ आपको नज़र आता है। एंड करेंगे या आखिरी क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो पेपर जो है वो एंड हो जाएगा। आखिरी पेपर जो हमारा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिजनेस पास किया और उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स का पोर्शन देना है, जिन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स का पोर्शन देना है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। उनके लिए जो डेमो ICAP ने डेवलप किया है वो है उसमें demo_ECI। आप पेपर में जाके वो लिखेंगे यूज़र आईडी जो आपको रोल नंबर स्लिप पे लिखा गया है, लेकिन अभी हम लोग ECI का डेमो लगा के लॉगिन करते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ गई हैं, यहाँ पे फिर चेंज है, 1 घंटे का पेपर है, 2 नंबर का एक सवाल है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, रिक्वायरमेंट्स ठीक से पढ़ें, सेव नेक्स्ट और बैक के बटन पर क्लिक करें, कोई और एप्लीकेशन ओपन नहीं करनी, कैलकुलेटर अवेलेबल है और आप एक्सटर्नल कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन, उनको कैलकुलेटर की इजाज़त है। नोटपैड अवेलेबल है, कोई और वर्किंग आप नोटपैड पे करेंगे तो वो हमने चेकिंग के लिए कंसिडर नहीं करनी। इसमें भी फिर एक एक्स्ट्रा वो जो एडिशनल पेपर होता है, पेपर की शीट, वो भी नहीं मिलेगी। और डिस्कशन जो है ना वो बच्चों से नहीं करनी, एग्जामिनर से और इन्विजिलेटर से ही बातें करनी है, जो भी करनी है, और उससे भी दिल की बातें नहीं करनी, पेपर से रिलेटेड बातें ही करनी है। 25 MCQs हैं, 2 नंबर का एक सवाल होगा, सेव नेक्स्ट एंड के बटन है, ये सारा क्वेश्चन का जो है वो नेविगेटर है, फ्लैग, नोटपैड, कैलकुलेटर उसी तरह से है, और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन स्टेटस और इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं। तो 1 घंटे का आपका पेपर है जी, ठीक है जी। तो इसको अब आपने इस तरीके से तैयारी करनी है, इसको प्रैक्टिस करें, जब ये आपके लिए अवेलेबल हो जाए ये लिंक। सवाल ये है कि BEI के प्रोग्राम के पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो शफल होके आते हैं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के, या इकट्ठे आते हैं। तो अभी देखें, मॉडल पेपर को ओपन करके देखा है, हमें मॉडल पेपर में पहले 25 क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमिक्स के नज़र आए हैं और अगले 25 सवाल जो है वो बिजनेस के नज़र आए हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि इकोनॉमिक्स के पहले 25 सवाल होते हैं और बिजनेस के अगले 25 सवाल होते हैं, ठीक है जी। एंड करते हैं इसको।